तो स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ रोहित सिंह और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे आ गए हैं, तो बच्चों जाओ उसको देखो। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज थर्ड और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। चलो, पहला जो सेक्टर का डिवीजन था वो था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये सेकेंड डिवीजन है सेक्टर्स का, जिसको बांटा गया है 2 पार्ट्स में। पहला है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। ये फोटोग्राफ बच्चों आपके बुक एनसीईआरटी से लिया गया है, आप ही के चैप्टर में मौजूद है। इसमें 2 कहानियां हैं, एक कहानी है कांता का और अगला कहानी है कमल का। ये इन दोनों कहानियों को समझते हैं और जब आप लोग इन दोनों कहानियों को समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए कांता की कहानी से। ये है मैडम कांता। कांता वर्क्स इन ऑफिस। कांता ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। यानी सुबह 9:30 बजे कांता ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस में बच्चों 5:30 बजे शाम में छुट्टी हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि कांता जो है 8 घंटे की जॉब करती है, 8 आवर जॉब करती है। कौन करती है? कांता करती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी हर महीने के आखिर में, यानी महीने का 30 या 31 तारीख को महीने का आखिरी दिन होता है, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ जाती है। यानी कि जो महीने भर वो मेहनत करती है उस काम के बदले में जो वेतन है एकदम रेगुलर बेसिस पे उसके अकाउंट में आ जा रहा है। यानी बहुत अच्छी बात है, अगर सैलरी रेगुलर मिलना बहुत अच्छी बात है। इन एडिशन, यानी सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलता है, सैलरी के अलावे टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड। यानी सैलरी के साथ साथ उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बच्चों समझना। मान लो ये कांता है और ये वो ऑफिस है जहां वो काम करती है। तो जहां पर काम किया जाता है बच्चों उसको कहते हैं हम लोग एम्प्लॉयर, और जो ये काम करने वाला है उसको कहते हैं बच्चों हम लोग एम्प्लॉई। तो हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ये बताओ कि आप अपने सैलरी का कितना % यानी कितना हिस्सा आप प्रोविडेंट फंड में डालना चाहते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में बच्चों सैलरी का जो हिस्सा डाला जाता है वो होता है 2% से लेकर के 15% तक। यानी ऐसा नहीं है कि हम प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड होता क्या पहले ये समझो। हर एक एम्प्लॉय अपने इनकम का यानी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसको जमा करता है प्रोविडेंट फंड में, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में या रिटायरमेंट के बाद वो पैसा उसके ही काम आ सके। प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें होता क्या है, मैक्सिमम जो जमा कर सकते हैं हम प्रोविडेंट फंड में वो 15% और मिनिमम कितना है बच्चों 2%। तो ये पूछता है कि आप कितना % जमा करना चाहते हो। तो ये इंसान मान लो इसकी सैलरी 1 लाख है, ये बोलता है कि मैं अपने सैलरी का 10% पीएफ में जमा करूंगा। तो ये 10% जो इसकी कंपनी है वो भी देगी, यानी 10,000 रुपया ये अपने सैलरी में से पीएफ में डालेगा और 10,000 रुपया जहां ये काम करता है वो भी जमा करेगा। यानी टोटल 20,000 रुपए उसके पीएफ अकाउंट में पर मंथ जमा हो गए, जो कि बाद में फ्यूचर में इसी इंसान के काम आएंगे। बोलो, सोचो ना कितना अच्छा है। तो हर इंसान के काम करने की एक लिमिटेड क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। तो जब तक काम कर रहे हैं तब तक सैलरी तो मिल ही रही है, और जब काम नहीं करेंगे तो पीएफ मिलेगा। देखो ना कितना अच्छा है। यानी यहां पे कांता को पीएफ भी मिल रहा है। आगे, एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो बच्चों पीएफ का जो भी रूल्स मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलती है। आगे, शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। कहने का मतलब यह है कि कांता जी को मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। उसका मतलब क्या है कि अगर कांता को कभी तबीयत खराब हो जाए, बीमारी हो जाए, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो उसका जो पैसा लगेगा उसका कुछ पार्ट जो कंपनी जहां वो काम करती है वहां से मिलता है। इसके अलावा अदर अलाउंसेस का मतलब होता है बच्चों टीए, डीए, ये सभी चीजें मिलती हैं। टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी कहीं पर आने जाने का, ऑफिस आने जाने का भी जो पैसा है वो भी कंपनी दे रही है। डीए मतलब डोमेस्टिक अलाउंसेस, मतलब जिस घर में
कांता रहती है उस घर का भी जो रेंट है वो भी कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। यानी कांता को सब कुछ मिल रहा है, सैलरी ही सिर्फ नहीं मिल रहा है। अभी तक हमने देखा कांता को सैलरी मिल रही है रेगुलर, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, उसको मेडिकल अलाउंसेस मिल रहे हैं, उसको उसके बाद अदर अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, यानी खूब सारा, सैलरी के अलावा भी उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। आगे, कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को कांता ऑफिस नहीं जाती क्योंकि उस दिन हॉलीडे है ना, और संडे जो हॉलीडे है दिस इज अ पेड हॉलीडे। पेड का मतलब कि वो संडे को काम पर नहीं जाती, संडे को उसकी छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन का भी पैसा उसको मिल जाता है। आगे, व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, और जब वो बच्चों काम ज्वाइन की थी, शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क। यानी जब कांता ज्वाइन की थी तो कांता को मिला था एक अपॉइंटमेंट लेटर जो कि रिटन प्रूफ होता है कि वो उस कंपनी में काम कर रही है। अपॉइंटमेंट लेटर में बच्चों क्या क्या होता है, नाम लिखा रहता है, जो इंसान जो जॉब कर रहा होता है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, नेचर ऑफ वर्क, काम का क्या उसका नेचर होगा, इसके अलावा ट्रेनिंग, कितने से कितने दिन आपको जॉब से पहले ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, प्रोबेशन पीरियड, हर कुछ रिटन में होता है। और उसी को जो नौकरी से पहले कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है कि आइए भैया ज्वाइन कीजिए, जो लेटर देती है उसी लेटर को बच्चों हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। तो आई होप कि कांता की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ गए होंगे कि कांता बहुत खुश है अपने, जहां पर वो कांता बहुत खुश है, जहां पर भी वो काम कर रही है वहां पर उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। अब चलते हैं अगले कहानी की ओर जिसका नाम है कमल। कमल इज कांताज नेबर। कमल जो है वो कांता का ही पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेज लेबरर। वो डेली वेज लेबरर है। डेली वेज लेबरर का मतलब ये होता है बच्चों कि रोज काम करना और रोज पैसे लेना। जैसे लेबर्स तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, सुबह आते हैं शाम तक काम करते हैं और उस दिन का पैसा उसी दिन लेके चले जाते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे उसको पैसा मिलता है। कांता के जैसा मंथली सैलरी नहीं मिलता, जिस दिन काम करेगा उस दिन का पैसा मिलेगा। आगे, इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप। ये कहाँ काम करता है, किराने दुकान में काम करता है, ये भाई साहब के यहाँ काम करता है। He goes to the shop at 7:30 in the morning। 7:30 बजे सुबह ये पहुंच जाता है शॉप में और काम करता है till 8 PM। रात में 8 बजे तक काम करता है, यानी कि ये टोटल 12.5 घंटे काम करता है, जबकि कांता कितने घंटे कर रही थी, 8 घंटे ही। He gets no other allowances apart from his wages। यानी उसको अपनी सैलरी के अलावे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या फैसिलिटी नहीं मिलता है। यानी कमल को सिर्फ वही पैसा मिलता है जो वो काम करता है उसके बदले में, वेज। इसके अलावा और कोई बेनिफिट, कोई अलाउंसेस कमल को नहीं मिलते हैं। He is not paid for days he does not work। और जिस दिन वो काम पर नहीं जाता है उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलता है। मान लो इसका तबीयत खराब हो गया, काम पे नहीं जा पाया, तो उस दिन का भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस दिन काम करेगा उसी दिन का पैसा मिलेगा बच्चों। He has therefore no leave और paid holidays। यानी किसी भी प्रकार का हॉलीडे, दिवाली, छठ या दशहरा या ईद, बकरीद, किसी दिन का उसको त्योहार का उसको छुट्टी नहीं मिलता है और किसी भी हॉलीडे का छुट्टी उसको नहीं मिलता है। आगे, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop। और इसको कोई ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है, जो कि एक प्रकार का प्रूफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एक सबूत होता है एम्प्लॉई के लिए भी कि हाँ ये यहाँ काम करता है, और ये प्रूफ होता है कि हाँ भाई इस इंसान का ये क्या है, एम्प्लॉई है। लेकिन ऐसा कोई लेटर भी कमल को नहीं मिला है। He can be asked to leave any time by his employer। यानी एम्प्लॉयर जब मन करे इसको काम से निकाल सकता है, हटा सकता है, भगा सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं है, कोई लिखित नहीं है। इसको अगर मान लो कमल 4-5 दिन नहीं गया, इसको कोई और इंसान मिल गया, ये उसको रख लेगा अपने दुकान पे, इसको हटा देगा, निकाल देगा। यानी जॉब जाने का डर हमेशा बना हुआ है। अब बच्चों ये 2 कहानियां मैंने आपको बताया, एक कहानी मैंने बताया कांता का और दूसरा कमल का। अब तुम लोग खुद बताओ कि इन दोनों में से किसकी जिंदगी अच्छी है। क्या बोले तुम लोग? अच्छा, सुनाई दे दिया हमको, कांता की जिंदगी अच्छी है। ऐसी जिंदगी चाहते हो ना तो खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो तभी, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर है। सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो तुम प्योरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करोगे। और भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपॉइंट करती हैं, नहीं तो रह जाओगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब ये बताओ कि इन दोनों कहानियों में से ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? क्या बोले तुम लोग? कांता?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही। तो ये बच्चों हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल, कांता का कहानी, और कमल का कहानी हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कहानी। अब तुम लोग खुद बताओ, खुद सोचो किस सेक्टर में काम करना पसंद करोगे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोगों को और डिटेल में पढ़ाते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे चलते हैं, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है समझना। इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क, यानी हर वो इंटरप्राइज या जगह जहां पर काम होता है, वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोजगार की शर्तें हैं, आर रेगुलर, यानी कि नियमित होती हैं, एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, यानी कि लोगों को निश्चित काम मिलता है। अब इस पूरे लाइन का अर्थ समझना। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ कांता। कांता का कहानी दिमाग में ले आओ, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है। कांता को एक फॉर्मल लेटर मिला था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उसके काम का समय, कितने बजे से कितने बजे तक उसको काम करना है, उसकी सैलरी क्या होगी, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, सब कुछ, नेचर ऑफ वर्क वगैरह सब लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वर्क है वो एश्योर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या मिला है, ज्वाइनिंग लेटर। और रेगुलर मतलब कि वो रोज काम करने जाएगी, उसको नियमित तौर पे सैलरी मिलेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यह है बच्चों, वैसा जगह जहां पर रोजगार की शर्तें नियमित और निश्चित हैं, उस जगह को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर से सुन लो, वैसा जगह, काम करने का वैसा जगह जहां पर रोजगार की जो शर्तें हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो नियमित हैं और निश्चित हैं, यानी कि पक्का उसको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा और रेगुलर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। यह जरूर ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो सरकार में या गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो जब कोई भी संस्था गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होगी तो उसको गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट यही बता रहा है, दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। बच्चों इन तीनों के बारे में एक एक करके समझाएंगे आप लोगों को समझना। फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है? फैक्ट्रीज एक्ट वो एक्ट है बच्चों जिसमें गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था देश के पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया था कि जिस भी फैक्ट्री में अगर कोई इंसान काम करने जाता है, उसके हेल्थ की व्यवस्था, यानी कि अगर ये बीमार पड़ जाए या कोई दुर्घटना घट जाए, वो जिम्मेवारी किसको लेनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को लेनी होगी, यानी जिस संस्था में वो काम करता है। इसके अलावा एक सेफ इन्वायरमेंट में ये काम करे, दुर्घटना रहित इन्वायरमेंट में, ये भी किसकी जिम्मेवारी है, कंपनी की। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ वगैरह, ये सारे किस एक्ट में आ जाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में। तो वैसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं, उनको ये सब एक्ट को मानना पड़ता है। आगे देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये भी गवर्नमेंट का एक एक्ट है बच्चों। देखो मिनिमम वेजेस, नाम से ही कि कम से कम सैलरी कितना मिलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट बता देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना सैलरी कम से कम अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए, वो इस एक्ट में आता है। एक एग्जांपल से आप लोगों को बता रहे हैं। देखो बच्चों, एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जिसको काम के बारे में पता होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो ट्रेंड होता है, उसको कहते हैं स्किल्ड। और अनस्किल्ड का मतलब जिसको काम के बारे में उतना पता नहीं होता है, वो लेबर वाला जो कैटेगरी होता है, वो उठा सकता है अपने सर पे बस बोझा, बस वो उसको अनस्किल्ड कहा जाता है। अनस्किल्ड का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, इसको काम की प्रॉपर जानकारी नहीं है, अनट्रेंड है। तो दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैसा डिसाइड किया है पर मंथ मिनिमम। मान लो एग्जांपल के तौर पे 15,000 रुपया पर मंथ है स्किल्ड के लिए, यानी कम से कम एक स्किल्ड व्यक्ति को 15,000 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का रूल है। मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। वैसे ही अनस्किल्ड के लिए कितना है, मान लो 12,000 रुपया कम से कम मिलना ही चाहिए। तो ये कौन सा एक्ट है बच्चों, मिनिमम वेजेस एक्ट। अब आप लोगों को समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इसको समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनियां इसको देने से इनकार करती हैं, लेकिन अगर तुमको गवर्नमेंट का, बहुत सारी कंपनियां ये ग्रेचुइटी देने से मना करती हैं, लेकिन अगर आपको एक्ट की और नियमों की प्रॉपर जानकारी होगी, हम बताएंगे, तो आप ले सकते हैं कंपनियों से पैसा। मान लो ये एक इंसान है जिसका नाम है बच्चों मिस्टर एक्स, और एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का नाम है XYZ कॉर्पोरेशन। चलो, ये इंसान इस कंपनी में
5 साल से ऊपर से काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये कंपनी को छोड़ना चाहता है क्योंकि इसको बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और कंपनी में जॉब मिल गया है इस मिस्टर एक्स को। इसने कंपनी छोड़ दिया, चला गया, कंपनी ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, गवर्नमेंट का रूल है कि अगर कोई इंसान मिनिमम 5 साल लगातार किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस इंसान को 1 साल में 15 दिन का वेतन देना पड़ेगा। तो 1 साल में 15 दिन, तो मिनिमम 5 साल में कितना हो गया, 15 5 75 दिन। 75 दिन मतलब अगर इस इंसान का वेतन बच्चों 1 लाख रुपया महीना है तो इसको 2.5 महीने की सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये कंपनी को देना ही पड़ेगा। अगर वो इंसान 5 साल कम से कम काम किया है, अगर 5 साल से कम काम करेगा तो 1 साल का भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान 5 साल तक लगातार किसी कंपनी में है या उससे ज्यादा है, मान लो 10 साल तक है, तो उसको 10 साल माने 1 साल में 15 दिन का वेतन जोड़ लो, तो 10 साल में कितना हुआ, 150 दिन का, यानी कि 5 महीने का वेतन इस कंपनी को देना पड़ेगा। और इसी जो फैसिलिटी है, इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी, ठीक है। तो अब आपके पापा अगर मान लो कहीं 5 साल से ऊपर काम कर रहे हैं और उनको छोड़ना है जॉब, कहीं और ज्वाइन करना है, तो उनको बोलना है कि पापा ग्रेचुइटी जरूर मांगना, ये गवर्नमेंट का रूल है ना। तो अब आप लोग सीख गए कि ग्रेचुइटी एक्ट क्या होता है। इसको भी फॉलो करना पड़ता है किन कंपनियों को, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां हैं उनको देना पड़ता है ग्रेचुइटी। आगे, इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों जो प्रोसेस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, यानी कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, सब कुछ स्पष्ट और रिटन में होता है, जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई भी अपने काम को करने से मना करता है, चाहे वो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, तो इसका जो मामला है वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि सब कुछ रिटन स्पष्ट एकदम मेंशन होता है लेटर में। आगे, वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको ये डर नहीं होता है कि उनको कोई हटा देगा, निकाल देगा, भगा देगा। उनको पक्का जॉब मिलेगा और जॉब कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा, यानी उनको कोई हटा नहीं सकता। एक एग्जांपल ले लो ना गवर्नमेंट सेक्टर का, एक बार सरकारी नौकरी बच्चों तुमको लग गई तो फिर तुमको एकदम पूरा लगेगा कि हम एकदम शेर पे सवार हैं, एकदम शेर की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां से कोई तुमको हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता है, तब तक जब तक तुम कोई ऐसा काम ना कर दो जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तभी तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो और एकदम नॉर्मल काम भी कर रहे हो तो तुमको कोई हटा या भगा नहीं सकता, एकदम निश्चिंत, मेंटल शांति, पीस, कि हमको नौकरी मिल गई, हमको अब कोई हटाएगा नहीं। तो इस तरह का पीस माइंडसेट कहां मिलता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो वर्कर्स एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनका नौकरी सिक्योर है, कोई हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, भगा नहीं सकता। आगे, वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि आपको 8 घंटे ही काम करना है, तो अगर 8 घंटे काम करना है तो आप 8 ही घंटे लायबल हो काम करने के लिए। लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ी और आपसे 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम लिया गया तो आपको उस जितना आपने काम किया उसका अलग से पैसा मिलेगा, और इसी को कहते हैं बच्चों ओवर टाइम, ठीक है। आपका टाइम था 5:30 बजे तक, जैसे कांता का एग्जांपल लो, 5:30 बजे उसका टाइम खत्म हो गया, लेकिन इमरजेंसी आ गई, कुछ जरूरी आ गया, उसको रुकना पड़ गया 8:30 बजे तक उस काम को करने के लिए। तो ये जो 3 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, अलग से मिलेगा, और बच्चों इसी को क्या कहते हैं, ओवर टाइम। दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम इफ दे वर्क मोर, अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो उनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। आगे, दे गेट पेड लीव, अगेन आपको पता है कि संडे को लोग नहीं जाते हैं, कांता के एग्जाम्पल में संडे एक छुट्टी है, लेकिन उस दिन का भी पैसा मिलता है। इसके अलावा महीने में 1-2 दिन अगर तबीयत खराब हो जाए, आप नहीं भी जाओगे तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, उसको सीएल कहा जाता है, कैजुअल लीव कहा जाता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, इसके अलावा होली, दिवाली, दशहरा, ईद, जो भी हॉलीडे है, टीचर्स को तो समर वेकेशन 1 महीने का हॉलीडे, उसका भी पैसा मिलेगा। कब? जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तब। आगे, प्रोविडेंट फंड मिलता है, हमने बता दिया प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल में कि क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर के लिए। ग्रेचुइटी के बारे में भी बता दिया कि अगर 5 साल से ऊपर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करेगा तो उसको ग्रेचुइटी देना पड़ता है कंपनी को, मैंने साल में 15 दिन का उसको वेतन अलग से देना पड़ता है, एटसेट्रा। ये सब कहां मिलता है, अनऑर्गेनाइज में क्या नहीं, सारे के सारे फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। आगे, दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, इसके अलावा हमने देखा कांता को भी मिल रहा था मेडिकल बेनिफिट, यानी तबीयत खराब हो जाए तो उसके मेडिकल के लिए, उसके इलाज के लिए भी पैसा मिलता है। व्हेन दे रिटायर दे मे गेट पेंशंस एज वेल, पेंशन को समझो क्या होता है,
ये मेनली मिलता है बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर में। एक इंसान 60 साल तक जी तोड़ मेहनत किया, काम किया, वो कमाता रहा, लेकिन रिटायर होने के बाद क्या, रिटायरमेंट के बाद मान लो उसके बच्चे उसको नहीं रखे या बहुत सारी समस्याएं आती हैं बुढ़ापे में बच्चों कोई मदद करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, मेनली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो रिटायरमेंट के बाद भी आपके सैलरी का सर्टेन अमाउंट, आपके सैलरी का सर्टेन एक हिस्सा आपको पर मंथ, हर महीने दिया जाता है, आपको पर मंथ मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है, आप रिटायर हो गए, अब आप काम नहीं करेंगे, तो आपको महीने में 50,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट आपको देगी। आप जहां पर काम करते थे मिलेगा, बिना काम किए घर में एकदम आराम कर रहे हैं, ये पैसा आ रहा है बुढ़ापे के समय पर मंथ, और इसी पैसे को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। तो पेंशन सब जगह नहीं मिलता, पेंशन लेने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। ऐसी करो नौकरी कि पेंशन मिल जाए, तो इसके लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लेने के लिए बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत मारामारी है, ठीक है ना, तो मेहनत करो। अगला है दे गेट्स फैसिलिटीज अंडर द लॉज, यानी कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं। कौन सी फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से मिलनी चाहिए। सच एज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि काम जहां पर कर रहे हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। मान लो जहां काम कर रहे हो, प्यास लगी है, पानी नहीं है, कैसा लगेगा काम करने में, मजा आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर जहां पे काम करने गए हैं वहां पे चिल्ड वाटर, एकदम ड्रिंकिंग फैसिलिटी रखी हुई है, एकदम गर्मी के दिन में ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और आप जहां काम कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ हो, वहां पर कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। खासकर विमेन के लिए है जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं, वहां उनको सेफ फील कराया जाना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। हमने ये देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। एग्जाम्स में आते हैं सवाल कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे केस स्टडी भी आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि वो इंसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आई एम डैम श्योर कि अब आप लोग पहचान जाओगे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। अब चलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखो, it is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government। देखो, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्कैटर्ड हैं यानी बिखरे हुए हैं, हालांकि देश में सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। देश की लगभग 90% जनसंख्या बच्चों कहाँ काम करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ज़्यादा जगह है नहीं, तो बाकी लोग जिनको ऑर्गेनाइज में जॉब नहीं मिल पाया वो मजबूरी में कहाँ जाएंगे काम करने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट which are largely outside the control of government। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, यानी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर फॉलो नहीं होते हैं। आगे, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तुम लोग स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो ना, अगर फॉलो करते हो तो ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन अगर सोचते हो कि नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे, एकदम मस्ती में रहेंगे, तो किस सेक्टर में हो तुम लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहने का मतलब देश में नियम कानून सब है, सरकार गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है, लेकिन रूल्स को कहां फॉलो नहीं किया जाता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बच्चों, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता, कहां पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है ये। अगला, जॉब्स हियर आर लो पेड, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों की जो सैलरी है वो बहुत ही कम होती है, एंड नॉट रेगुलर, और रेगुलर भी नहीं है, कोई निश्चित भी नहीं है। कमल का एग्जांपल याद करो, उसको यह भी नहीं पता है कि आज हम काम पे जा रहे हैं तो कल हमको काम पे रखा जाएगा कि नहीं, कब भगा दिया जाएगा कोई नहीं जानता है। तो एक तो पैसा कम, ऊपर से वो भी रेगुलर नहीं, मिल जाए पैसा तभी जानो कि मिल गया। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सैलरी महीने की 10,000 रुपए यहां पर मिल रही है तो वो हर महीने मिलेगी। कभी कभी मालिक ये भी कह सकता है उधर कि इस महीने हमको ज्यादा कमाई नहीं हुई है, इसलिए हम तुमको भी कहां से देंगे, तो पैसा जो मिलता है वो भी कम हो सकता है। किस सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब आगे चलो, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, यानी आपसे ज्यादा काम कराया जा सकता है, कराया जा क्या सकता है, कराया जाएगा ही, अधिक काम कराया जाएगा, लेकिन उसका पैसा मिलेगा ही नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं है ओवर टाइम का। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एक्स्ट्रा काम करते थे उसका अलग से पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप कितना भी काम कर लीजिए, काम करते करते मर जाइए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। आगे, पेड लीव भी नहीं मिलेगा, आप संडे मंडे कुछ नहीं मना सकते, संडे हो या मंडे किसी दिन नहीं खा सकते यहाँ पे अंडे, ठीक है ना।
आप जो है आप किसी भी दिन अगर नहीं गए, चाहे आपका तबीयत खराब हो या कोई भी परिस्थिति में आप हैं, अगर नहीं गए तो उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आगे, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस, किसी भी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं है। किस सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज में। अगला, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आपका जॉब बिल्कुल सिक्योर नहीं है। यहां पे सिक्योर था लेकिन यहां पे सिक्योर नहीं। कब आपको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, कोई नहीं जानता। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, ऐसा भी है कि आपको बिना कारण के कह दिया जाए बाबू कल से मत आना, सुनो कल से काम पे मत आना, कुछ बताया भी नहीं जाएगा कि क्यों, तुम सोचते रह जाओगे कि हमने गलती क्या की, बिना काम के निकाला जा सकता है। When there is less work such as during some seasons some people may ask to leave। तो हमने देखा बच्चों कि जब काम कम होता है तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जनरली पाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कोई भी कोई बड़ा फार्मर जब क्रॉप ग्रो कर रहा होता है तो क्रॉप ग्रो करने का कुछ टाइम होता है या कुछ काम होता है। क्रॉप ग्रो करने में कुछ काम होते हैं, जैसे कि सोइंग पीरियड होता है, तुमको फर्टिलाइजर डालना होता है पानी डालने के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए, यही पीरियड होता है। तो जब काम होगा तभी वो वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, उनसे काम लेंगे, और जब काम हो जाएगा तो कह देंगे कि भैया आप घर जाइए, मेरा काम हो गया, मेरा काम निकल गया। तो इसका कहने का यही मतलब है कि जब काम होगा एम्प्लॉयर के पास तभी आपको जॉब मिलेगी, अन्यथा आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आगे एग्जाम्पल है सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, जो लोग स्ट्रीट्स पे सामान बेचते हैं, जैसे मान लो ठेला लगा करके बेचते हैं। मान लो एक इंसान है जो रोड पे ठेला लगाता है चाट फुचका वगैरह या गोलगप्पा वगैरह बेचता है। तो ये ठेला लगाया है, तो जिस दिन वो लगाएगा ठेला उसी दिन वो कमा पाएगा, और जिस दिन ये काम पर नहीं जा पाया, तबीयत खराब हो गया, उस दिन वो कमा पाएगा क्या? नहीं कमा पाएगा। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे, डूइंग रिपेयर वर्क, जो रिपेयर वर्क करने वाले होते हैं उनको भी जब काम होगा रिपेयरिंग का तभी उनको जॉब मिलेगा या उनको कमाई करने का मौका मिलेगा, जब काम नहीं होगा तो वो नहीं कमा पाएंगे। आगे, लैंडलेस लेबरर, मैंने बताया आपको गांव के वैसे लोग जिनके पास जमीनें नहीं है और वो लेबर हैं, तो उनको उसी टाइम पे काम मिलेगा जो कि सीजन होता है किसका? फार्मिंग का, अन्यथा वो घर पे बैठे रहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा अच्छे से ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है तुम लोगों को। तो अब बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसमें है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने अभी अभी देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो सैलरी कम दिया जाता है। इसके अलावा उनको कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनको सैलरी टाइम पर भी नहीं मिलता, उनको पेड लीव्स नहीं दिए जाते, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई पेंशन नहीं मिलता, कोई ग्रेचुइटी नहीं मिलती, कोई प्रोविडेंट फंड का स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कौन से वर्कर्स? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स। बच्चों अब आगे चलते हैं, देखो इनको बचाने की जरूरत है। तो जहां भी प्रॉब्लम होता है, जहां समस्या होता है, वहां पर प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटेक्ट कौन करता है? देश में किसके पास पावर है किसी को बचाने का? देश की गवर्नमेंट के पास। तो आगे चलते हैं, ध्यान देना। It is common to find out many organized sector enterprises in the unorganized sector। ये बहुत ही बड़ा लाइन है, ध्यान से समझना। आज के डेट में बच्चों बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां जो हैं गवर्नमेंट को शो तो कर रही हैं कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पूरा शो कर रही है कि हम आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, जो भी आपका एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, सब। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हैं टुवार्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसलिए शिफ्ट कर रही हैं बच्चों क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। किसको देने पड़ते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और भी अदर मेडिकल अलायंसेस वगैरह वगैरह। तो इतने सारे बेनिफिट्स जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो जो बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा को खर्च करना पड़ता है। इसलिए पैसे को बचाने के चक्कर में कंपनियां क्या करती हैं? और ऑर्गेनाइज सेक्टर से शिफ्ट कर जाती है किधर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अपने वर्कर्स को फोर्स करती हैं कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करिए, वहाँ पे पैसा कम, सैलरी कम, कोई गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता, तो इनका पैसा बचता है। यही मेन कारण है। इसी के चलते बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट का किधर शिफ्ट कर रही हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर शिफ्ट कर रही हैं।
स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस, यानी सरकार से टैक्स से बचने के लिए। जैसे गवर्नमेंट को तो ये बोल रही है सामने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कि हम आपके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पूरा भर भर के दे रहे हैं, लेकिन कागज पे, ठीक है ना, कागज पे गवर्नमेंट को सब शो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो वर्कर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही होती है। गवर्नमेंट को तो पता नहीं है, उस तो कागज देखा कि नहीं सब कुछ ठीक है, उनको टैक्सेस में भी रिबेट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या एक्चुअल में वर्कर्स को जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज, कोई भी गवर्नमेंट का लॉ, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो, वो नहीं मानती है। इसने किया क्या कि अपनी कंपनी को बंद कर दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया, जबकि इसकी एक और कंपनी है जो कि चल रही है, लेकिन वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये बेचारे 5,000 लोग अब कहाँ जाएंगे? या तो ये जाकर के ठेले पर कुछ सामान बेचेंगे, नहीं तो ये फोर्स किए जाएंगे ज़बरदस्ती कि जाकर के इस कंपनी में काम करे जो दूसरी कंपनी है, लेकिन वहाँ पे क्या उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी? क्या नहीं मिलेंगी, जो पहले मिलती थी। तो इस तरह की भी स्ट्रैटेजीज कौन फॉलो कर रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनियाँ। आगे, दे आर एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस, उनके साथ शोषण होगा, उनको फेयर जो सैलरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। तो देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, किसके साथ? वर्कर्स के साथ, जो कहाँ काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आगे चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स, बहुत ही बड़ी मात्रा में वर्कर्स को निकाल दिया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, एक स्ट्रेटजी के द्वारा कि हटाओ हटाओ हटाओ, इनको निकाल दो। इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किस लिए हटा रहे हैं? ताकि उनको ज़्यादा फैसिलिटीज ना देना पड़े। एंड फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ लो अर्निंग, अब वो वहाँ से निकल जाएंगे तो वो किसी ऐसी ही कंपनी में जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब बच्चों इतनी आसानी से नहीं मिलती, सबको नहीं मिल जाएगा सारा जॉब। अब वो निकाल दिए गए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर के काम करें। लेकिन जब वो वहाँ काम करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होगा। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर प्रोटेक्शन, इसीलिए इनको बचाने की जरूरत है। एंड सपोर्ट, और सिर्फ प्रोटेक्शन का ही नहीं बल्कि मदद पहुंचाने का, सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। किसका? वर्कर्स का, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन यानी बचाने की आवश्यकता है, और साथ साथ सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन वो फेस कर रहे हैं उससे वो बच सकें। अब आगे चलते हैं। दो एरियाज में वर्कर होते हैं, एक तो रूरल एरियाज, इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, और एक अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है ये हम लोग इसी स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अर्बन एरियाज के वर्कर्स की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, रूरल एरियाज, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि रूरल एरिया में कौन कौन लोग होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, यानी वैसे लेबर जो खेती में काम करते हैं और उनके पास जमीनें नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी छोटे मोटे किसान। शेयर क्रॉपर्स, यानी वो लोग जो कि बड़े लोगों का खेत लेकर के खेती करते हैं और क्रॉप को शेयर करते हैं। एंड आर्टिसंस, आर्टिसंस मतलब गांव में जो कारीगर होते हैं, जैसे वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर वगैरह, या गोल्ड स्मिथ। आर्टिसंस, वीवर्स किसको कहते हैं? कपड़ा बनाने वाले को। ब्लैक स्मिथ लोहार को। कारपेंटर्स किसको कहते हैं? बढ़ई को। गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं? सुनार को। ये सब फेस करते हैं कौन सा प्रॉब्लम बच्चों? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉब्लम। कहाँ पे? गांव में, रूरल एरिया में। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन लोग जो हैं जिनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन की समस्या आ रही है, आपको ये पता चल गया, लैंडलेस लेबरर वगैरह, ये सब आपको पता चल गया। अगला, नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, यानी 80% जो ग्रामीण हैं, जो गांव में रहते हैं भारत में, आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी, यानी कि 80% लोग जो हैं हमारे देश में वो छोटे मोटे किसान हैं, बहुत ही मार्जिनल खेत है उनके पास, कम खेत है। These farmers need to be supported through, और इन किसानों की को जरूरत है मदद करने का। अब पता चल गया कि किसको प्रोटेक्ट करना है, तो जब पता चल गया तो क्या आवश्यकता है? अब उनको सपोर्ट पहुंचाने की आवश्यकता है। पहला है एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, यानी समय पर और पर्याप्त सीड्स अगर किसानों को समय पर मिल जाए तो वो क्या करेंगे? टाइम पर खेती शुरू कर सकते हैं, और टाइम पे खेती करेंगे तो ज़्यादा अनाज उगाएंगे, ज़्यादा अनाज उगाएंगे तो उनके पास पैसा आएगा, तो उनकी परेशानी इससे सोल्व हो सकती है। आगे, एग्रीकल्चरल इनपुट, खेती में सिर्फ सीड्स ही नहीं लगता है, फर्टिलाइजर्स भी लगते हैं, पंप सेट्स भी लगते हैं, और भी इक्विपमेंट्स लगते हैं। उसकी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट कर दे तो इनके साथ, इन फार्मर्स के साथ ये परेशानी कम होगी या ना के बराबर होगी। क्रेडिट,
सस्ता लोन सरकार, जैसे अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड्स में पढ़ाया था कि अगर चीप क्रेडिट मिल जाए तो समय से जो किसान हैं वो सीड्स वगैरह एग्रीकल्चरल इनपुट सब कुछ खरीद लेंगे, उन समय से खरीद लेंगे तो खेती समय से शुरू हो जाएगी, और खेती टाइमली कर लेंगे तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। स्टोरेज फैसिलिटी, उनका अनाज जो है उनको स्टोर करने का भी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो ये सारी समस्याएं सोल्व हो सकती हैं। एंड मार्केटिंग आउटलेट, और उनके गुड्स को, उनके प्रोड्यूस को बिकवाने के लिए, जैसे छोटे छोटे आर्टिसंस हैं, वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, इनके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए और साथ ही साथ किसानों के प्रोड्यूस को बेचवाने के लिए मार्केटिंग आउटलेट की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करवा देती है तो इनके सामान आसानी से बिक सकते हैं, जिससे इनके पास पैसा आ जाएगा और इनकी जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो बच्चों, रूरल एरिया में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कौन कौन लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमने देखा छोटे छोटे मोटे किसान कर रहे हैं, लैंडलेस वर्कर कर रहे हैं, गांव के आर्टिसंस जैसे सुनार, बढ़ई वगैरह इन समस्या को फेस कर रहे हैं। और देश में 80% लोग कौन है, छोटे मोटे किसान हैं, यानी कि देश के 80% जनता किस सेक्टर में काम कर रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहाँ, गाँव में। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे हम इनको मदद कर सकते हैं, तो टाइमली सीड्स पहुंचा के, एग्रीकल्चरल इनपुट देके, क्रेडिट देके, यानी कि लोन सस्ते दर पे देके, इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी देके और मार्केटिंग आउटलेट खुलवा करके गवर्नमेंट इनका मदद कर सकता है। तो अब आपको पता चल गया कि किनको बचाने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि इनको बचाया कैसे जाए, यानी क्या क्या हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये इस समस्या से निकल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले स्लाइड की ओर, जिसमें हम अर्बन एरियाज के प्रॉब्लम को देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रूरल एरिया में कैसे वर्कर्स को बचाया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो कि एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी शहरों में जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जनरली होते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी कि रोज सुबह वो काम ढूंढने निकलते हैं, काम मिल गया तो दिन भर सर पे रख करके ईंट, बालू, सीमेंट वगैरह सब, गट्टी वगैरह छड़ी ढोते हैं, और वो उनको कहा जाता है कैजुअल वर्कर्स। उनके पास काम नहीं होता है, वो बस निकलते हैं घर से काम की तलाश में, अगर मिल गया तो काम कर लिए, नहीं मिला तो भूखे पेट रह गए, यानी कि उस दिन वो नहीं कमा पाए। तो कैजुअल वर्कर्स जनरली कहाँ होते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में, यानी कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो रहा होगा तुम देखते होगे कि मिस्त्री के साथ साथ कुछ वर्कर्स काम करते हैं जो कि मसाला बनाते हैं, सीमेंट ढोते हैं, अपने सर पर रख के मसाले ढोते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, कैजुअल वर्कर्स। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी वो लोग जो ट्रेड में और ट्रांसपोर्ट में लगे हुए रहते हैं। देखे होंगे कि शहरों में क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट से सामान उतरता है तो बहुत सारे लोग वहां पे चले जाते हैं सामान को उतारने के लिए, अपने पीठ पे, अपने सर पे सामानों को रख करके उतारते हैं। ट्रेड में भी, यानी दुकानों तक भी सामान पहुंचाने वाले लोग। आगे स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो लोग ठेला पर, सड़कों पर, फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स। हेड लोड वर्कर्स, जो सर पे रख करके सामान ढोते हैं, कूली वगैरह इसमें आ गए, जो कि सामानों को सर पे रख करके ढोते हैं। गारमेंट मेकर्स, जो लोग कपड़ा बनाने वाले हैं। रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब होता है जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं। यानी अब आपको पता चल गया कि शहरों में कौन से ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, कैजुअल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, रैग पिकर्स, ये सारे लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को का सबसे ज़्यादा ये लोग फेस करते हैं। अब इनको बचाया कैसे जाए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। अब बताओ कि किसी इंसान की छोटी सी कंपनी है, अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का रूल फॉलो करने लगेगा तो इसके पास बचेगा क्या, ये कहाँ से देगा पैसा वर्कर्स को, इसके पास खुद ही पैसा नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देगी, मदद देगी पैसे से, रॉ मटेरियल से, तो इनके पास ज़्यादा पैसा होगा, ये ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये अपने वर्कर्स को भी सारी फैसिलिटीज देने लगे। आगे, सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, यानी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था करे प्रोक्योर करने का, अगर टाइमली
अवेलेबल करा दे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में टाइमली। अगर रॉ मटेरियल आ जाएगा तो ये काम अच्छे से शुरू कर सकते हैं फुल स्पीड में। और साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए गवर्नमेंट अगर व्यवस्था कर दे मार्केटिंग आउटपुट का, जहां पे सामान बिकता है, और साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्ट है इसको भी बेचने का अगर उचित व्यवस्था पैकेजिंग लेवलिंग का गवर्नमेंट करा दे तो इनको प्रॉफिट होने लगेगी। और जब इनको प्रॉफिट होने लगेगी, ज़्यादा पैसा आने लगेगा, तो ये भी अपने वर्कर्स को क्या दे सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकते हैं। आगे, द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। कैजुअल वर्कर बच्चों दोनों जगह होते हैं, गाँव में भी और शहरों में भी, जिनके पास लगातार काम नहीं होता। जब काम होता है तभी वो आते हैं, काम करते हैं, उस दिन कमाते हैं, बाकी दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। नीड टू बी प्रोटेक्टेड, उनको बचाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और कौन बचा सकता है इनको? गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट जब इनके बारे में सोचेगी, इनके बारे में काम करेगी, इनके बारे में बहुत सारे फंड्स या इनके बारे में स्कीम्स चलाएगी, तभी ये बच सकते हैं बच्चों, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो हमने ये देखा कि रूरल एरियाज़ में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया है या जिनको बचाने की आवश्यकता है। और हमने ये भी पढ़ा कि उनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। हमने ये भी देखा इस स्लाइड में कि अर्बन एरिया में कौन कौन से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और उनको बचाया कैसे जा सकता है। इन 2 पॉइंट से हमने ये देख लिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, कंक्लूजन ध्यान देना। मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो तीनों कैटेगरीज बच्चों मैंने आपको बताया, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो वल्नरेबल है, यानी शुरुआत से ही इनके पास पैसे कम है। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। और बच्चों जो ये लोग जो हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यानी कि इनके पास पैसा कम है और ये लोग भी काम करने जाते हैं गांव में और बड़े किसानों के पास, तो ये लोग भी सफ़र करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी इनको भी वही सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम सैलरी मिलती है, कम पैसा मिलता है और कोई भी इनको फैसिलिटी नहीं मिलती। इन कैटेगरीज के लोगों को, खास करके गाँव में भी और शहरों में भी ये प्रॉब्लम है इनके साथ। आगे, बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, यानी इनके पास जो काम है वो रेगुलर नहीं है। जब सीज़न होता है, जब क्रॉपिंग सीज़न होता है तो इनको काम मिलता है, जब सीज़न नहीं होता है काम का तो इनको भी काम नहीं मिलता। और लो पेड, यानी काम मिलता भी है तो इनको पैसा कितना मिलता है? बहुत ही कम मिलता है। आगे, दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ना, 2 तरह का है। पहला, एक तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, यानी इनको पैसा कम मिलता है और काम रेगुलर नहीं है इनके पास। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शुरुआत से ही हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा। कास्ट में कुछ फॉरवर्ड क्लासेस होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। शुरुआत से ही बच्चों ऐसी समस्याएं इन कैटेगरीज के साथ आती हैं कि मान लो कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट का इंसान किसी बड़े जमींदार के यहाँ काम करने गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और चला जाए जहाँ पर उसको जाने की मनाही थी। किनके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। और वो चला गया गलती से और उसको काम से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। एक तो उसके पास काम नहीं था, कम पैसा मिल रहा था और ऊपर से सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता था। तो इन सब समस्याओं से प्रॉब्लम बच्चों और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। एक तो काम नहीं, एक तो ऑलरेडी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे और दूसरा समस्या ये भी है इनके साथ कि सामाजिक भेदभाव का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना इनको करना पड़ता है। यानी समस्या इनके साथ और जटिल है। आगे, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गवर्नमेंट को ऐसे वर्कर्स को सपोर्ट करना ही करना चाहिए ताकि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए। और जब इनका आर्थिक विकास होगा, इनके पास पैसा होगा, तो देश का सामाजिक विकास अपने आप हो जाएगा। आर्थिक रूप से तो ये लोग पिछड़े हैं ही और सामाजिक रूप से भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। तो इकोनॉमिक और सोशल दोनों बैकवर्ड हैं, इसलिए इनको और भी ज़्यादा बचाने की आवश्यकता है, इनको और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। अब बच्चों, आई होप कि ये स्लाइड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की ओर इस चैप्टर के। ध्यान देना, देखना। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। चलो, तीसरा जो सेक्टर का क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी तक हम लोगों ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, पहला। दूसरा हम लोगों ने देखा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,
ठीक है। तीसरा अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पब्लिक सेक्टर क्या होता है। द गवर्नमेंट ओन्स, यानी वैसा सेक्टर जिसका मालिक, जिसका ऑनर खुद देश की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वैसे सेक्टर को बच्चों हम लोग कौन सा सेक्टर कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट, यानी उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कौन मालिक है? गवर्नमेंट है। एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और उस सेक्टर में जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करता है या जितनी भी सर्विसेज उस सेक्टर में प्रोवाइड की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा पब्लिक सेक्टर के बारे में। वैसी इंडस्ट्रीज, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसका ऑनर यानी जिसका मालिक खुद गवर्नमेंट होती है, देश की सरकार जिन संस्थाओं को चलाती है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती हैं, जिन कंपनीज को, जिन इंडस्ट्रीज को चलाती है, वैसी कंपनीज, इंडस्ट्रीज को हम लोग कौन से सेक्टर में रखते हैं बच्चों? पब्लिक सेक्टर। इसका एग्जांपल देख लो, रेलवेज, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे कौन चलाता है? गवर्नमेंट। अगला है पोस्ट ऑफिस, भारत में पोस्ट ऑफिस जो चलता है उसका ऑनर कौन है? गवर्नमेंट है। तो ये एग्जांपल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसके एग्जांपल है? पब्लिक सेक्टर के, यानी इनके ऑनर कौन है? देश की सरकार। अगला है प्राइवेट सेक्टर, ऑनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, यानी वैसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक एक इंसान हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो या कुछ लोग मिल करके चला रहे हो, जैसे कि कंपनी, वैसी संस्था को हम लोग कहते हैं बच्चों प्राइवेट सेक्टर। मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, उस कंपनी का मालिक मैं स्वयं हूं, तो मैं जिस कंपनी का मालिक हूं तो मैं सरकार तो नहीं हूं ना, तो मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूं ना, मैं एक इंसान हूं या इंडिविजुअल हूं इस देश का। तो इस देश में वैसी कंपनियां या वैसी संस्थाएं जिसका मालिक कोई एक इंसान है, इंडिविजुअल है, या कुछ लोग मिलकर के उस संस्था को ओन कर रहे हैं जैसे कंपनी, वैसी संस्था को हम लोग बच्चों कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। इसका एग्जांपल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। कौन है टाटा के हेड? टाटा के चेयरमैन कौन है? श्री रतन टाटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, इसके हेड कौन है? जानते हो? मुकेश अंबानी। तो ये सब ध्यान देना कि जो कंपनियां होती हैं जिसके मालिक कोई इंसान होते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, और वैसी इंडस्ट्री जिसके ऑनर गवर्नमेंट, सरकार खुद होती है, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। अगला पॉइंट, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बच्चों जो मेन पर्पस होता है, मोटिव होता है इंडस्ट्री चलाने का, कंपनी चलाने का, जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद होता है किसका? प्राइवेट सेक्टर का। ध्यान रखना, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का देखते हैं पर्पस, द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। हाँ, पब्लिक सेक्टर का भी मकसद कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, बट ऑल्सो टू गिव वेरियस सर्विसेज, यानी सर्विस मोटिव, यानी देश के लोगों का सेवा करना भी मकसद होता है किसका? पब्लिक सेक्टर कंपनियों का। तो एग्जांपल्स में देखते हो कि रेलवे वगैरह, रेलवे प्रॉफिट कमाता है, लोग टिकट खरीदते हैं, पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक और एग्जांपल है गवर्नमेंट स्कूल्स, जहां पे गवर्नमेंट फ्री में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सेवा देना, भी सर्विस देना, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ये देख लिए, पब्लिक सेक्टर वैसी कंपनियां या वैसी इंडस्ट्रीज या वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक देश का सरकार होता है। प्राइवेट सेक्टर वैसी कंपनियां, वैसी इंडस्ट्रीज या वैसी संस्थाएं जिसके मालिक इंसान, आम इंसान, कोई इंडिविजुअल होता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या कुछ लोग मिलकर उस कंपनी को चला सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा पब्लिक सेक्टर का रेलवे, पोस्ट ऑफिस, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का टिस्को, टाटा और रिलायंस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर का मकसद क्या है? प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को सेवा देना, सर्विस प्रोवाइड करना देश के लोगों को। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सरकार अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फंड खर्चा करती है बहुत सारे एक्टिविटीज में, लोगों के सर्विस में। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट आर दिस एक्टिविटीज? वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें सरकार इतना खर्चा करती है? और दूसरा, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज? और सरकार को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है ऐसे कामों में पैसे खर्च करने का? तो इन सभी सवालों का जवाब बच्चों हम लोग अब आगे देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है लोगों के लिए, गवर्नमेंट का मकसद, सर्विस मोटिव क्यों है, आगे देखते हैं, ध्यान देना। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी, यानी
किसी भी देश में जो सोसाइटी होती है उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स होते हैं बच्चों, जो कि आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, एज अ होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। यानी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको गवर्नमेंट तो पूरा कर सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको सस्ते दाम पे कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट सेक्टर कभी भी रिजनेबल रेट में, यानी कि कम प्राइस में उस सर्विस को लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर करना चाहेगा भी तो भी उसको बहुत ज्यादा लॉस का, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन कामों को करना पड़ता है किसको? गवर्नमेंट को। कौन कौन सा काम है देखिएगा। दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, क्योंकि ये जो भी एक्टिविटीज हैं इनमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ह्यूज फंड को इन्वेस्ट करने की, ह्यूज फंड को खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के क्षमता से बाहर की चीजें हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे एक्टिविटीज में खर्चा करना पड़ता है। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब रोड बनवाना पूरे देश भर में, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल या प्राइवेट इंसान पूरे देश में रोड बनाए? ठीक है, उससे उसको फायदा क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए देश में जो भी रोड्स देखते हो, जितने भी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, जो भी रोड्स कौन बनवाती है देश की? गवर्नमेंट बनवाती है। ब्रिजेस, बच्चों ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, आपको पता होगा। रेल ब्रिज बनता है, रोड ब्रिज बनता है, इसमें ह्यूज सम, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और इतना पैसा कौन लगा सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट। रेलवेज, पूरे देश में रेल लाइन बिछाने की व्यवस्था, रेलवे चलवाने की व्यवस्था, इतना ज़्यादा खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट। और ये जरूरी भी है, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल उसको आवश्यकता है इन सर्विसेज का। हार्बर्स, जो पोर्ट होते हैं जहाँ पर जहाज लगते हैं, पोर्ट जानते हो, जहाँ पर पानी वाले जहाज लगते हैं। अब वो बड़े बड़े पोर्ट, इतने बड़े बड़े, क्या वो प्राइवेट इंडिविजुअल के बस की बात है? नहीं, उसमें बहुत खर्च आता है, इसलिए ये सब गवर्नमेंट बनवाते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करना, बिजली उत्पादन, ये सब काम कौन करता है? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट। प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बना करके फार्मर्स के लिए, उसके बाद छोटे छोटे कैनाल्स की व्यवस्था करना ताकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो सके, देश में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। ये सब इतने ज़्यादा पैसे कौन खर्चा कर सकता है? सिर्फ पब्लिक सेक्टर। तो अब पता चल गया कि व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटी, गवर्नमेंट को क्यों खर्चा करना पड़ता है ऐसे कामों में? इसलिए कि समाज को इन चीजों की आवश्यकता है, और प्राइवेट लोगों की बस की बात नहीं है कि वो इतना खर्चा कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट को इन कामों में आना पड़ता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन, डैम का कंस्ट्रक्शन, ये सब कौन कराती है? गवर्नमेंट। तो आपको पहला पॉइंट में ये समझ में आ गया होगा कि क्यों गवर्नमेंट को इतना खर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे, there are some activities which the government has to support। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं बच्चों जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। गवर्नमेंट जिस खर्चे में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करता है उसी खर्चे में सरकार लोगों को देता भी है। ठीक, समझना इस चीज को कि मान लो गवर्नमेंट को 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने में 5 रुपया लगता है, तो आम लोगों को भी वो बिजली 1 यूनिट का 5 ही रुपया देना पड़ेगा। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में गवर्नमेंट चलती है। क्या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा काम कर सकता है क्या? कभी नहीं। वो क्यों करेगा? समाज का उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना। अब यहां पे गवर्नमेंट जिस कॉस्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, सेम कॉस्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है। क्या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका मकसद समाज का भला नहीं है, अपना भला है, इसलिए वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर बिजली उत्पादन करेगा तो वो खूब सारा पैसा लेगा। 1 यूनिट में अगर उसको 5 रुपया लग रहा है तो वो लोगों से 10 रुपया चार्ज करेगा ताकि उसका प्रॉफिट हो। अब बताओ कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 10 रुपया पर यूनिट अगर बिजली का देने लगेंगे, बिजली महंगी हो जाएगी तो उनको बचेगा क्या? ज्यादा पैसा बिजली बिल में ही दे देंगे तो उनके पास प्रॉफिट बचेगा कहां से? बिल्कुल नहीं बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है, गवर्नमेंट को जंप करना पड़ता है ऐसे कामों में जो कि और कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स। मान लो ये फार्मर है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट खरीदता है, बाई करता है क्या? व्हीट एंड राइस। किससे बाई करता है? फार्मर से। एट अ फेयर प्राइस, एक फेयर प्राइस पे, जिसको कहते हैं हम लोग एमएसपी। आप लोग पढ़े होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी फार्मर को हो गया फायदा। फार्मर से एमएसपी पे गवर्नमेंट ने क्या खरीद लिया? व्हीट एंड राइस। स्टोर्स इन इट्स गोडाउन,
और गवर्नमेंट इस व्हीट और राइस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहां पे, इनके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स में यानी स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में सरकार ये खरीदे हुए व्हीट और राइस को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड सेल्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप, और इसको बाद में आप लोग पढ़े होंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन की दुकान के द्वारा ये देश के गरीब लोगों को, वर्कर्स को, जो देश में गरीब जनता है उसको बहुत ही कम दाम पे सरकार क्या करती है, राशन के दुकान से उनको बेच देती है। एग्जाम्पल में मान लो व्हीट को गवर्नमेंट ने खरीदा है, इसका एमएसपी लगभग, मतलब एक अंदाजे से मैं चल रहा हूं, इसको ज्यादा ये मत देखना, मान लो 2000 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट ने खरीदा फार्मर से, तो किसको फायदा हो गया, फार्मर को 2000 रुपए मिल गया क्विंटल का, एमएसपी पे बेच दिया वो अपने प्रोड्यूस को। और यहां पे गवर्नमेंट 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो बेचेगा, यानी बेच कैसे रहा है, 200 रुपए क्विंटल, पूरा का पूरा लॉस में। यानी सरकार से फायदा फार्मर को भी हुआ जिनसे उसने खरीदा, और सरकार से किसको बेनिफिट हुआ, देश के गरीब लोगों को भी, यानी दोनों तरफ से यहां पर फायदा है। फार्मर्स को भी फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट इनसे अनाज खरीद रही है, और गरीब जनता को भी फायदा है क्योंकि उनको सस्ते दाम पे राशन से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मिल जा रहा है, अनाज। क्या अब सोचो कि क्या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा समाज कल्याण का काम कर सकता है क्या पूरे देश में, ये इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे एक्टिविटीज में खर्चा करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी एज अ होल उसको आवश्यकता पड़ती है ऐसे सर्विसेज का। थर्ड पॉइंट, a large number of activities which are the primary responsibility of the government। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसी भी देश के सरकार का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पहला काम है, प्राथमिक काम है किसी भी सरकार का, जिसको करना ही पड़ेगा। जैसे द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, सरकार को इन सभी चीजों पर जो आगे आने वाली है खर्च करना है, मस्ट स्पेंड यानी खर्चा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल, देश में रहने वाले सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचो, हमने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट चैप्टर, आपने देखा कि देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, देश में लिटरेसी रेट क्या है, इन सब के बारे में समझा। जानते हो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 40 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मध्य प्रदेश में 51 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी 1000 हर 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से 51 1 साल के पहले मर जाते हैं। कहां पे, मध्य प्रदेश में। अब सोचो ऐसे देश में हेल्थ सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे कि नहीं खोलने पड़ेंगे, तो ये एकदम प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी तो देश की स्थिति और खराब हो सकती है। साथ ही एजुकेशन में, अब सोचो कि हमारे देश की कितनी जनता इलिटरेट है, दुनिया में हम लोग आते हैं इसमें अव्वल दर्जे पे, पूरे दुनिया में हम लोग, यानी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट जो कंट्रीज है उसमें हमारा देश आता है। अब ऐसे देश में एजुकेशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वह गवर्नमेंट स्कूल्स को खोलती है जहां पर फ्री में बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट कोशिश करती है, क्वालिटी एजुकेशन किसको देने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में जाना, उन सब के बच्चों को सरकार चाहती है कि देश में जितने भी लोग हैं सब पढ़ें, सब बढ़ें। सब लोग पढ़ेंगे तो सबके पास स्किल आएगी, सब लोग जॉब कर सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं देश की सॉल्व हो सकती हैं। तो बच्चों जान लो, हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के विकास के लिए। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है और शरीर से स्वस्थ है तो वो कोई भी काम करके अपना भरण पोषण कर सकता है, उसको किसी के मदद की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चों ये हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की। इस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ाई किया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिटेल में। हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो होती है उसका मकसद सर्विस मोटिव होता है और क्यों ऐसा है कि लोगों के सर्विस के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की मदद से देख लिया कि गवर्नमेंट को क्यों खर्चा करना पड़ता है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए इस चैप्टर को बच्चों यहीं पे करते हैं ख़त्म। इस चैप्टर के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।